Assalamualaikum students. Welcome to lecture number 5 of the linear circuit analysis. तो आज के लेक्चर के अंदर हमने आगे के कंटेंट को करना था, लेकिन लास्ट टाइम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा था, जो कि मेरे ख्याल में ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये इस तरह की चीज़ थी कि इंजीनियर्स जो है ना, वो जिनके साथ भी मैं जिस भी टीचर को बताता था ना कि इस तरह का स्टूडेंट्स ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, तो सारे कहते थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मतलब इसका मतलब है कि ये स्टूडेंट्स जो हैं वो सोच रहे हैं, चीज़ें प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो मतलब कि आई फील रियली प्राउड कि आप लोगों ने ये चीज़ ट्राई की थी, और ये जो रेडियन और डिग्री वाले इशू के अंदर आप फंसे थे, जिसका मतलब है कि एक तो आप प्रॉब्लम्स खुद कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि आपको जो है ये एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा जो है ना, मैं भी जब इंजीनियरिंग कर रहा था, मैं भी एक वक्त आया था कि जब इस तरह के मसले के अंदर आया था। तो हर इंजीनियर के लिए ना ये एक पहला फेज़ होता है जिसमें से उसने गुजरना होता है। तो ये जैसे कि इधर ये अब मीम भी एक मैंने लेक्चर नंबर 3 के अंदर डाला है कि जो स्टक ऑन द सेम प्रॉब्लम फॉर एन आवर रियलाइज माई कैलकुलेटर वाज इन रेडियंस। तो कैलकुलेटर की जो सेटिंग है ना, वो इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को ना फर्दर एम्फसाइज और एक सेक्शन के साथ शायद डिस्कस हुआ था, दूसरे सेक्शन के साथ नहीं। तो दोनों के साथ डिस्कस करने के लिए फिर मैंने क्या किया है कि यहाँ पे जो है ना एक ये मिल जाता है कैलकुलेटर का ना, कैसियो की वेबसाइट से एम्यूलेटर। तो ये एफ एस पता नहीं 991 ES प्लस वगैरह का है। तो उसके जो है ना एम्यूलेशन के लिए आ गया। तो इसके अंदर तमाम बटन वगैरह जो भी प्रेस करने हैं वो उसी तरीके से हैं जैसे कि नॉर्मल कैलकुलेटर के अंदर होते हैं। इसका मैं ये मतलब नहीं है कि आप लोग ये वाली ऐप करके और या एप्लीकेशन करके सॉल्व करें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मेन जो चीज़ थी ये थी कि जिन लोगों को अगर कैलकुलेटर की यूजेज का सही तरीके से अभी नहीं पता, तो एटलीस्ट अगर मैं यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा तो उनको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से करना है। तो टाइम वेस्ट किए बगैर अभी क्विकली हम पहले जो है ना ये पिछली एक प्रॉब्लम में इस स्टेज से आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये वाला हिस्सा था, ठीक है। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। 4500 पाई था हमारे पास, ठीक है। एक चीज़ आ गई, तो इसको तो हम बाद में लिख सकते हैं। ये अगर किसी को आइडिया नहीं है तो ये एग्जांपल 1.5 है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 60 पाई टी। टी हमारे पास है 3 मिली सेकेंड्स। तो अब हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे जी, 60 मल्टीप्लाइड बाय टी। टी को मैं पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 एक्सपोनेंट यहाँ पे आ गया जी -3, ठीक है। 9/50 यहाँ स्टैंडर्ड टू इसमें किया तो 0.18 आ गया। और आगे हमारे पास आ रहा है पाई। तो पाई को एज इट इज़ यहाँ पे लिख देते हैं हम, ठीक है। तो ये 0.18 पाई हो गया, ये कॉस ऑफ 0.18 पाई हो गया, और यहाँ पे -4500 पाई है। उसके बाद जो सॉल्व करने के अंदर ना स्टूडेंट्स को एक्चुअल प्रॉब्लम आई थी। अच्छा, अब ये साइन के अंदर जब हम आते हैं और देखते हैं कि जी हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है, 0.18 पाई इधर है और 0.18 पाई इधर है। तो अब मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि जब भी आपने इसको सॉल्व करना है ना, तो आप ऐसे किया करें कि जो भी साइन या कोस के आर्ग्यूमेंट के अंदर है ना, अगर वहाँ पे कहीं पाई नज़र आता है तो आपने उसको डिग्रीज़ में यूज़ करें। कैलकुलेटर की सेटिंग डिग्रीज़ में रखें और सॉल्व करते रहें। रेडियंस के अंदर आप नाम मूव करें, ठीक है। और अगर इसके साइन या कोसाइन के आर्ग्यूमेंट के अलावा बाहर कहीं पे आता है तो वहाँ पाई की वैल्यू 3.14 आपने प्लेस करनी है। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब बनता है, पहली चीज़ तो ये कि अब ये पाई से आपने करने की बजाय ना, पहली चीज़ वेरीफाई कर लें कि आपका कैलकुलेटर डिग्री में है कि रेडियन में है। अब ये जो मेरे पास मोड है इसमें शिफ्ट, ठीक है, सेटअप के ऊपर आए, और यहाँ पे अगर मैं 3 प्रेस करूँगा तो ये डिग्रीज़ में है, यहाँ पे डी लिखा हुआ है। और अगर जो है मैं यहाँ पर से 4 प्रेस करूँगा तो ये आर में कन्वर्ट हो गया, इधर शायद आपको नहीं नज़र आ रहा होगा क्लियरली, तो रेडियन में है। तो पहला काम क्या करना है, मैंने इसको डिग्रीज़ में रखना है क्योंकि मैंने इनपुट वैल्यू डिग्री में देनी है। तो डिग्रीज़ में रखने का मतलब है कि ये पाई होगा मेरे पास 180, ठीक है। 180 मल्टीप्लाइड बाय 0.18, ठीक है। ये इस तरह फ्रैक्शन में आ गया, इसको स्टैंडर्ड में किया 32.4 डिग्रीज़।
तो दोनों ये 32.4 डिग्रीज़ हो गए। उसके बाद मैंने करना है साइन ऑफ आंसर जो आया था तो वो मेरे पास आ गया 0.5358। तो अब मैं क्या करूँगा कि जी इस जगह के ऊपर, अब ये क्योंकि इधर जगह नहीं है तो यहाँ पे मेरे पास मल्टीप्लिकेशन टर्म आ गई 0.53636 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या किया जनाब, मेरे पास आना है कोस ऑफ 32.4 तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया इधर 0.845 बन जाता है राउंड ऑफ करके ना, 0.845 ये है। इसको मल्टीप्लाई किया 0.536 से 536, उसको मल्टीप्लाई किया 4500 से। ठीक है, ये इतना बड़ा नंबर आ गया। उसको आगे मल्टीप्लाई करना है पाई से, जो कि मेरे ख्याल में इधर डायरेक्टली भी कहीं होता है, ये इनटू शिफ्ट ऑफ पाई। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है इसके अंदर आ गया 6397.9 और ये जो 6397.9 है किलोवाट, यही मेरे पास इधर आया है। ठीक है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लेके आने के लिए ये होता है इंजीनियरिंग ईएनजी प्रेस किया तो इसने बता दिया कि 6.397, ठीक है, किलोवाट। ये थोड़ा सा जो है कुछ ये इधर उसने अप्रोक्सीमेट किया या मैंने अप्रोक्सीमेट किया तो पॉइंट के बाद तीसरे डिजिट पे जाके फ़र्क पड़ा है, पर इतने की जो कोई इशू नहीं होता। तो ये अब आपने देख लिया कि कैलकुलेटर के साथ जो है ना किस तरीके से ये वाली चीज़ आपने करनी है। अच्छा जी, अब ये पिछले जो है प्रॉब्लम वाला जो हिस्सा था वो हमने सॉल्व करने के बाद अब हम आगे मूव कर रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास है ये लेक्चर नंबर 5 एक्चुअल जो स्लाइड्स हैं उनके ऊपर हम आ गए हैं और इसमें आज हमारा टारगेट होगा ओहम्स लॉ तक पहुँचना। ठीक है, तो और ये आपके पास जो है ना अब सेकंड चैप्टर बुक का स्टार्ट हो चुका है। तो हमारे पास इधर पहली चीज़ ये आती है कि वी हैव लर्न, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिए। हमने सीख लिया कि करंट क्या है, वोल्टेज क्या है, इसमें एसी डीसी दोनों वोल्टेज करंट का देख लिया, पावर क्या है, एनर्जी का भी इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये वाली चीज़ें ना हमें पता चल गई हैं। टू एक्चुअली डिटर्मिन द वैल्यूज़ ऑफ दीज वेरिएबल्स इन अ गिवन सर्किट, जब किसी सर्किट के अंदर इन वैल्यूज़ को निकालना है, हमने ये देख लिया था कि जी कोई हमारे पास अगर इधर एलिमेंट है, ठीक है, कोई हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट्स इस तरीके के आ रहे हैं, तो अगर हमें हर एलिमेंट के अक्रॉस जो है ना वोल्टेज पता हो, करंट पता हो, उसकी डायरेक्शन हम देख के तो हम निकाल सकते हैं कि जी कितनी पावर है। लेकिन अगर एक सर्किट के अंदर हमें हर एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज करंट नहीं पता, ठीक है, अगर एक एलिमेंट है उसके अक्रॉस नहीं पता तो हम तो पावर बैलेंस रिलेशन लगा दिया था, पर अगर मल्टीपल एलिमेंट्स हैं तो उस केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो वो सॉल्व करना इतना बग़ैर बेसिक्स बिल्कुल जो थी ना उनके साथ नहीं आप उसको कर सकते, किया जा सकता है लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स होगा। तो उसके लिए जो है ना कुछ फंडामेंटल लॉज हैं जो कि गवर्न करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स को। अब वो फंडामेंटल लॉज कौन से हैं, वो लॉज में से एक है ओहम्स लॉ, ठीक है, किरचॉफ्स और दूसरे जो हैं किरचॉफ्स लॉज हैं जिनकी ऊपर जो है इलेक्ट्रिक सर्किट एनालिसिस बिल्ड किया गया, जो कि आपके इस कोर्स का नाम है लीनियर सर्किट एनालिसिस। ठीक है, तो ये जो है ना लॉज, ये हम जो है अगले कुछ लेक्चर्स के, ये आज के लेक्चर में और अगले लेक्चर में इनमें से एक जो है ना उसको देखेंगे और आगे इस तरह मूव करते करते ना इन सारे लॉज को देखेंगे। तो अब इसके अलावा इन लॉज वगैरह के अलावा हमारे पास कुछ एडिशनल यूज़फुल टेक्निक्स होती हैं जो कि हम सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए अपने सॉल्यूशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसमें होता है कंबाइनिंग रेजिस्टर्स इन सीरीज़ और पैरेलल, वोल्टेज डिवीजन, करंट डिवीजन, डेल्टा टू वाई, वाई टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, ये काफ़ी चीज़ें, तो इनको भी हम ना साथ साथ देखेंगे। तो हम ना मकसद हमारा क्या है कि हम ये लॉज और टूल्स को सीखें ताकि हम सर्किट को आसानी से कम टाइम के अंदर सॉल्व कर सकें। अच्छा जी, इसके लिए हमारे पास अभी हम जब सॉल्व करना भी शुरू करते हैं तो हमें पता चलता है कि जी पहले
चीज़ हमें जो पता होनी चाहिए वो ये है कि हमारे पास जो है ना जितने भी मटेरियल्स एग्जिस्ट करते हैं उन सारों के अंदर ना एक प्रॉपर्टी होती है जो तकरीबन सब में एग्जिस्ट करती है। वो ये है कि दे रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर जो आपके पास जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, ठीक है, इधर मल्टीपल बने हुए हैं, अगर वो यहाँ से फ़्लो कर रहे हैं तो इसके अंदर कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी हर मटेरियल में होती है कि जो उसके फ़्लो को रोकती है। ठीक है, मेटल्स के अंदर बाकी केसेस में होता है कि जी हीट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या एटम्स हैं वो ऑसिलेट कर रहे हैं, तो उनकी ऑसिलेशंस की वजह से जो है ना रेजिस्टेंस मिलती है ये इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये जितने ज़्यादा वो ऑसिलेट करते हैं थर्मल एनर्जी की वजह से, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली मूव नहीं कर पाते, उनको धक्का ये पीछे को आगे पीछे देते रहते हैं, तो जिसकी वजह से ना उनको मूवमेंट स्लो रिलेटिवली रहती है। तो अगर जो है मेटल्स के केस में बहुत ही ठंडा मतलब उनको कर दिया जाए तो वो ऑसिलेशंस कम हो जाती हैं, तो जो चार्ज कैरियर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स उनको इतनी रेजिस्टेंस नहीं फेस करनी पड़ती, तेज़ी से मूव करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं बताता चलूँ कुछ ऐसे भी मटेरियल होते हैं जिनमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होती टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। उन मटेरियल्स को कहा जाता है सुपर कंडक्टर। ठीक है, तो जो सुपर कंडक्टर होते हैं ना वो ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके अंदर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं। ये सुपर कंडक्टर आम तौर पे आपके पास बहुत ही कम डिग्रीज़ के ऊपर 4-5 केल्विन के ऊपर जाके बनते हैं, लेकिन अब जाके 150 केल्विन पे भी बनने लग गए थे, जो कि बनता है -200 -100 समथिंग डिग्री सेल्सियस। और उसके अलावा भी रिसेंटली न्यूज़ के अंदर एक आया था कि कुछ रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर भी बन गए हैं। ठीक है, तो वो खैर एक्टिव फील्ड है, उसके ऊपर मटेरियल साइंटिस्ट और सारे काम कर रहे होते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के मटेरियल्स को करना, उनकी रेजिस्टेंस को रिड्यूस करना, कुछ केसेस में हाई चाहिए, तो काफ़ी कुछ मतलब चल रहा होता है। पर आप एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जब आप आएंगे तो आपका ये आपको पता होना चाहिए कि जी कोई भी अगर मेटेलिक एक सिलेंड्रिकल जैसे या कोई भी एक एलिमेंट है जिसके अंदर से अगर कोई करंट फ़्लो कर रहा था तो उसको जो है कोई ना कोई रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, और ये जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है या एबिलिटी है रेजिस्ट करने की करंट को, जो उस मटेरियल की जो नेचुरल एबिलिटी है उसको कहते हैं रेजिस्टेंस, और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल आर के साथ। ठीक है, ये आर सिंबल है। तो द रेजिस्टेंस ऑफ एनी मटेरियल विद अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। अब ये जो है ना जैसे एक सिलेंड्रिकल बना हुआ है, तो इसमें ये जो इसका पूरा का पूरा हिस्सा है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, तो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए का कोई भी मटेरियल हो और उसकी जो लेंथ है जिसमें से जो है चार्जेस ने फ़्लो करना वो अगर एल है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे शो किया गया, तो उस केस के अंदर जो आपके पास रेजिस्टेंस होगी ना उसको हम लिखेंगे R इज़ इक्वल टू रो L ओवर A। ये उसकी लेंथ है, ये उसका एरिया है, और ये जो रो की टर्म है ना इसको कहते हैं हम रेजिस्टिविटी। जो रेजिस्टिविटी है वो मटेरियल की एक नेचुरल प्रॉपर्टी है जो कि मटेरियल एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल आने में चेंज हो जाएगी। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि जी रेजिस्टेंस भी एक मटेरियल से अगले मटेरियल की चेंज हो रही है, रेजिस्टिविटी भी एक मटेरियल से अगले मटेरियल में अगर चेंज हो रही है, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? मतलब ये ज़्यादा नेचुरल प्रॉपर्टी है या ये उसकी प्रॉपर्टी है? तो यहाँ पे जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि अगर एक ही मटेरियल है आपके पास, लेट से कॉपर का है, उसकी रेजिस्टिविटी लेट से एक ही टेम्परेचर पे आप देख रहे हैं वो उसकी रेजिस्टिविटी फिक्स्ड है, लेकिन अगर आप उसकी लंबाई यहाँ की बजाय इतनी ज़्यादा लंबाई कर देंगे, ठीक है, लेंथ उसकी बढ़ा देंगे तो उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। या दूसरे केस में अगर आप उसका जो एरिया है वो आप बड़ा कर देते हैं, मतलब इतनी ही लेंथ का है लेकिन आपने क्या किया कि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दिया, बल्कि ये बेहतर होगा यहाँ पर से बताया जाए। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया आपने बढ़ा दिया तो उससे भी उसकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी। लेकिन ये जो फिज़िकल जो पैरामीटर्स हैं, मतलब कि ज्योमेट्रिकल जो उसकी चीज़ें हैं, डायमेंशंस जो हैं,
उनसे रेजिस्टेंस पे फ़र्क पड़ेगा लेकिन रेजिस्टिविटी पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी जो है वो मटेरियल की इंट्रिंसिक एक जो है वो प्रॉपर्टी है। रेजिस्टिविटी आपके पास चेंज होगी अगर मटेरियल का टेम्परेचर चेंज करेंगे या मटेरियल इटसेल्फ चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये इन दोनों के दरमियान में जो है ना बड़े लेवल का जो ये कॉन्सेप्ट है वो यही है आपके पास कि जी मल्टीपल जो है मटेरियल्स के अंदर रेजिस्टिविटी चेंज होगी और रेजिस्टिविटी और डायमेंशंस दोनों इकट्ठे मिला के फिर उसकी रेजिस्टेंस डिटरमिन करेंगी। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास कि ये दोबारा उसी रिलेशन का बताया गया। आर आपके पास रेजिस्टेंस है, ए आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एल आपके पास है लेंथ ऑफ द मटेरियल है, तो रो जो है ये इसको रो पढ़ते हैं, आर एच ओ। ठीक है ये भी इसको लिखते हैं लेकिन ये सिंबल इसका ये है रो। ठीक है, ये सिंबल्स भी आपको पता होने चाहिए ताकि कहीं मसला ना हो आगे जाके। तो इसको रेजिस्टिविटी कहा जाता है और इसके यूनिट हैं ओहम मीटर। ओहम मीटर कैसे हैं कि यहीं से अगर आप देख लेते हैं कि जी रो इज़ इक्वल टू ए ऊपर चला गया एल नीचे, ए आर ओवर एल, ये एल है पी ना समझे कोई। तो आर के यूनिट ओहम्स के होते हैं, ए के यूनिट जो हैं वो मीटर स्क्वायर होते हैं, डायमेंशन, इनको ना डायमेंशनैलिटी कहते हैं। और जो नीचे एल है ना ये आपके पास है मीटर, तो ये इससे कैंसिल होगा तो ओहम मीटर रह गया, तो ओहम मीटर इसके यूनिट्स हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि जो एक अगर रेजिस्टिविटी क्योंकि आपके पास होती है कि कितना रेजिस्ट करेगा वो मटेरियल, तो अच्छा कंडक्टर वो होगा जिसकी रेजिस्टिविटी जो है बहुत कम होगी। जैसे कि आपके पास कॉपर या एलुमिनियम है, कॉपर की जो रेजिस्टिविटी है ये एक ख़ास टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मतलब मेजर की गई है। ये मुख्तलिफ अगर आप जाएंगे उसके ऊपर टेम्परेचर्स पे तो 1000 डिग्री के ऊपर हो सकता है कि जी सिल्वर की जो है वो बहुत ही कम, बहुत ही ज़्यादा और रेजिस्टिविटी है एज़ कम्पेयर टू गोल्ड एट दिस टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर का एलिमेंट भी आपने याद रखना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है कि जी कॉपर की जो है 1.72 इंटू 10⁻⁸ ओहम मीटर है। ठीक है, बहुत कम है। उसके मुकाबले में हम आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हैं। ठीक है, कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन्स की रेजिस्टिविटी भी आते हैं, तो वो रिलेटिवली जो है काफ़ी कम है। कार्बन फिर भी थोड़ा बहुत कंडक्ट कर जाता है, तो सिलिकॉन तो बहुत ही कम कंडक्ट कर रहा है। उसके अलावा फिर हम अगर आगे जाते हैं तो बहुत हाई रेजिस्टिविटीज़ के साथ हमारे पास आ जाता है कागज़, पेपर हो गया, मीका, ग्लास, टेफ्लॉन वगैरह। ठीक है, जो कि हाईली इंसुलेटिव इनको हम मटेरियल कहते हैं। ये वो मटेरियल्स हैं जिनमें से तकरीबन नेग्लिजिबल ना होने के बराबर करंट गुजरता है। आप इनका ज़रा ऑर्डर तो कंपेयर करें ना कि जितनी आसानी से इसने करंट फ्लो करवाना है, ये है 10⁻⁸, ये है 10⁻12। डिवाइड अगर हम करेंगे तो ये कोई 10⁻20 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड का फ़र्क है। ठीक है, तो अगर कोई करंट इधर से फ़्लो करना है इधर से, तो आप ना ही समझें फिर कि कोई करंट नहीं फ़्लो कर रहा होगा। अच्छा जी, तो ये हमारे पास थी रेजिस्टिविटी, जो कि हमें पता चला कि ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। अब सिल्वर की ही अगर हम फिर तार लेंगे, उसकी लेंथ चेंज कर देते हैं, उसके जो क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज कर देते हैं, तो हमने जिस मर्ज़ी वैल्यू की रेजिस्टेंस बनानी हम बना सकते हैं। अच्छा, अब वही रेजिस्टेंस बनाने के बाद जो है हमारे पास ना सर्किट के अंदर जो है ना जिस एलिमेंट को हम यूज़ करते हैं मॉडल, रेजिस्टिव बिहेवियर को मॉडल करने के लिए, अब इतनी बड़ी एक तार है, तो अब आप सर्किट में हम क्या कर रहे थे कि हमने तो ऐसे डब्बा से ही एक बना देते थे रेक्टेंगुलर, और हम कहते थे कि जी ये प्लस है, ये माइनस है, और इधर से हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है आई। ठीक है, ये वी है और कोई एलिमेंट है। तो अब है कि अब एलिमेंट्स तो हमारे पास बहुत तरह के हो सकते हैं। एलिमेंट जो है आप कहें तो ये भी एक एलिमेंट ही था जो एक्टिव कंपोनेंट्स के अंदर। ठीक है,
और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो हर एक के लिए कोई ना कोई सिंबल और इस तरह की चीज़ें और होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या है कि जी हमने रजिस्टर के लिए जो है ना जो रेजिस्टेंस को मॉडल करने के लिए एज अ सर्किट एलिमेंट हमने कहा कि जी रजिस्टर लगा हुआ है। रजिस्टर वो एलिमेंट है जिसकी रेजिस्टेंस होगी जैसे ये आर, और इसका जो सिंबल जो सर्किट के अंदर लगेगा ना सर्किट एलिमेंट के तौर पे वो ये है। ठीक है, आपने ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लाइनें लगा देनी है और आपने कहना है कि जी ये प्लस है, ये माइनस है, ये आपके पास आर आ गया, और ये वोल्टेज प्लस माइनस वोल्टेज का रजिस्टर का कोई साइन नहीं होता। ठीक है, और यहाँ से आपके पास करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो आप जो है ये इस तरह का एलिमेंट बनाने की बजाय अब इस तरह का बना सकते हैं। तो अच्छा जी, फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग सर्किट्स, अच्छा प्रैक्टिकली या फिज़िकली देखा जाए ना तो कैसे रजिस्टर बनाते हैं। अब लेट से सर्किट के अंदर लगाना है, आपने कोई एक सर्किट सा बना हुआ है, आपके पास बैटरी है, बैटरी के साथ आप चाह रहे हैं कि जी रजिस्ट करना है करंट को और एक ख़ास वैल्यू की कोई ना कोई रजिस्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, आप जो है ना एक आपको फिज़िकल रजिस्टर लगाना पड़ेगा जिसको सर्किट की डायग्राम में इस तरह मॉडल करेंगे। तो फिज़िकल रजिस्टर कैसे बनेगा, आप जो है कोई ना कोई मेटल ले लेंगे। ठीक है, मेटल की तार हो, उसको बहुत पतला कर देंगे, उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। तार को मोटाई ज़्यादा रखेंगे, ठीक है, तो रेजिस्टेंस आपके पास कम हो जाएगी। तो इस तरह की चीज़ें करके मेटेलिक कोई अलॉयज़ बना सकते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो कंडक्टर्स के मुकाबले में। और क्या है कि कार्बन के कंपाउंड्स बना सकते हैं, कंपोजिट मटेरियल बना सकते हैं जिनमें से करंट फ्लो करेगा तो वो एटलीस्ट रेजिस्टिव बिहेवियर ज़्यादा हो उनका। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी कोई मटेरियल इस तरह के बना के आप जो है ना मैनिपुलेट कर सकते हैं और उसमें से फिर सर्किट में लगा लेंगे, बैटरी के साथ लगा लेंगे तो वहाँ से करंट रेजिस्ट करेगा। द सर्किट सिंबल यहाँ पे आ गया। ठीक है, आर की वैल्यू बता दी कि जी रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर के लिए आर है। ठीक है, इसकी कोई वैल्यू हो सकती है। और ये आपके पास जो है सिंपलेस्ट पैसिव एलिमेंट है एक सर्किट के अंदर। अच्छा जी, अब हमने जो है जब रजिस्टर का पढ़ लिया ना तो अब हमारे पास चीज़ आती है ओहम्स लॉ, जो कि जॉर्ज साइमन ओहम जो है जर्मन फिजिसिस्ट था जिसने कि ये रिलेशन निकाला था। अब रजिस्टर पता था होते हैं, बाकी सारी चीज़ें पता थी, लेकिन जो ओहम है उसने ये चीज़ एवेल्यूएट की कि जी अगर हमारे पास कहीं पे एक रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, तो उसके क्रॉस जो वोल्टेज आ रही है V और उसमें से जो करंट गुजर रहा है I, ठीक है, तो जैसे जैसे उसने चेक किया कि जी मैं वोल्टेज बढ़ाता हूँ तो करंट बढ़ता है, अगर मैं वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ाता हूँ, ठीक है, थोड़ी वोल्टेज बढ़ाई उसने तो थोड़ा करंट बढ़ा, वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ाई तो करंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इसको ना चेंज किया तो करंट भी चेंज नहीं हुआ, वोल्टेज को कम किया उसने तो करंट भी चेंज कम हो गया। ठीक है, तो उसको पता चला कि यार ये कोई ना एक प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशन एग्जिस्ट करता है मेरे पास वोल्टेज और करंट में। तो ये चीज़ फाइंड आउट करने वाला बंदा ओहम था और उसके नाम के ऊपर ओहम्स लॉ इसको स्टेट कर दिया। तो अगर डेफिनेशन वाइज देखें तो ओहम्स लॉ स्टेट्स that the voltage across a resistor is directly proportional to the current I flowing through the resistor। ठीक है, ये Ohm defined the constant of proportionality for a resistor to be the resistance R। उसने कहा कि ये जो बीच में प्रोपोर्शनैलिटी का जो कांस्टेंट है ना, ठीक है, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ रहा हो तो उसको जब नॉर्मल में करते हैं तो आई आर कोई ना कोई कांस्टेंट आपको लगाना पड़ता है बीच में। ठीक है, नॉर्मली क्या होता था कि जी वी इज़ इक्वल टू के, आई आप कह दें कि जी के कोई भी है कांस्टेंट, पर उसने जो एवेल्यूएट किया कि जो ये के है ना वो कांस्टेंट जो है ना वो आपके पास रेजिस्टेंस है। द रेजिस्टेंस इज़ अ मटेरियल प्रॉपर्टी विच कैन चेंज इफ़ द इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशंस ऑफ द एलिमेंट आर अल्टर्ड, आई इफ़ देर आर चेंजेस इन द टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज होने के ऊपर ये रेजिस्टेंस और बाकी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। तो उसने ये चीज़ जो है ना एवेल्यूएट की थी, तो उसके इसका मतलब क्या हुआ कि जी ओहम्स लॉ के हिसाब से V इज़ इक्वल टू आई आर,
मतलब अगर आपको जो है कोई एलिमेंट है इस तरह का सर्किट में लगा हुआ है, उसके क्रॉस आपको जो है करंट पता है लेकिन आपको वोल्टेज नहीं पता, ठीक है, कि वोल्टेज क्या है, और आपको रेजिस्टेंस पता है, तो आप जो है V इज इक्वल टू आई आर करके निकाल लेंगे। अगर वोल्टेज पता है, रेजिस्टर पता है, करंट नहीं पता, आप वो भी निकाल सकते हैं। अगर वोल्टेज करंट पता है तो रेजिस्टेंस भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कि ये किसी भी एंगल से क्वेश्चन के अंदर आ सकती है चीज़ आपके पास। तो ठीक है, चलें, ये बाकी एक आगे चीज़ आएगी। अच्छा, तो ये जो ओहम्स लॉ है ना, इसको दूसरे अल्फाज में अगर विजुलाइज करना हो तो जैसे वोल्ट्स आपके पास यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस का, और एम्पेयर आपके पास यूनिट है करंट का जो बीच में से फ़्लो करना होता है। तो जो ओहम है ना, वो आपके पास एक तरह की जो है ना, उसका समझें कि रास्ता कितना खुला है एक्चुअली करंट के फ़्लो करने के लिए, वो ओहम डिटरमिन करता है। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओहम होगा उतना ही कम या मुश्किल से करंट उधर फ़्लो कर रहा होगा, और अगर ओहम्स में वैल्यू आपके पास कम होगी तो ये रास्ता ज़्यादा खुला होगा, करंट तेज़ी से और आसानी से फ़्लो कर सकेगा। तो अब आम तौर पे क्या होता था कि पहले जब हम ना ये वाले इस तरह के कोर्सेज आते थे तो वहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं उनसे पूछी जाती थी डेफिनेशनें, ठीक है, कि जी ओहम्स लॉ क्या है। तो बच्चों को अगर नहीं भी आता ना, तो उन्होंने ऐसे जवाब देने कि जी इट्स अ वेरी यूज़फुल नाइस लॉ, इट्स अ वेरी गुड लॉ, आई हैव स्टडीड दिस लॉ, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें लिख के एक्सपेक्ट करते थे कि नंबर आ जाएंगे। पर अब जो ये आउटकम बेस्ड एजुकेशन है ना, इसमें जैसे कि आपको CLO में बताया गया था, तो ये चीज़ नहीं चलनी, आपसे ना डेफिनेशनें पूछी जानी है, तो आपको इस तरह की चीज़ें ना यूज़ करने का मौका नहीं मिलना। उसकी बजाय क्या होगा, आपको कहा जाएगा कि जी ये जो ओहम्स लॉ आपने पढ़ा है इसको अप्लाई करें और इस तरह के सर्किट के ऊपर और सॉल्व करके बताएं कि कैसे होगा ये, ठीक है। तो उसकी एप्लीकेशन सर्किट के ऊपर जो है ना, वो आपसे पूछी जाएगी, लेकिन या कि वो आप अच्छी तरह से तब कर सकेंगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो उसमें आपको मतलब कि ये रिलेशंस और ये चीज़ें पता होनी चाहिए, बैक एंड ऑफ द माइंड पे आपको पता होना चाहिए कि ओम्स लॉ कहता क्या है। वो ये कहता है कि जी वोल्टेज अक्रॉस अ रजिस्टर, ठीक है, ये अब मैं कितनी दफ़ा बना दूंगा, वोल्टेज अक्रॉस अ रजिस्टर इज़ प्रोपोर्शनल टू द करंट आई फ्लोइंग थ्रू इट, और ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट उधर से आगे करके जो है फिर ड्राइव होके आर आपके पास आ गया। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि V इज़ इक्वल टू आई आर इज़ अ मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ। आर इन इक्वेशन 2.3 इज़ मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ ओहम्स, और ओहम का सिंबल ये है। इसको इतने अच्छे तरीके से नहीं अगर बनता तो सिंपली ऐसे करके हम बना देते होते हैं, ठीक है। अब ऐसे ना हो कि पेपर के अंदर क्वेश्चन आया, टाइम ख़त्म हो रहा है, आप आराम से बैठ के लगे हुए हैं कि जी मैंने ओहम को ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, इतना अच्छा अच्छा सा जी ओहम बनाना है। उसके बजाय क्विकली ये करें, बनाएं और आगे आप मूव करें, ठीक है। तो इतना नहीं उस पर टाइम ज़ाया करना। तो रेजिस्टेंस की इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो आ जाती है, रेजिस्टेंस आर ऑफ एन एलिमेंट, ये सर्किट एलिमेंट की बात है, डिनोट्स इट्स एबिलिटी टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इट इज़ मेजर्ड इन ओहम्स। अच्छा, अब हम जो है ये इस रिलेशन से डिड्यूस कर सकते हैं आर इज़ इक्वल टू वी ओवर आई। तो एक ओहम जो आपके पास है वो 1 वोल्ट पर एम्पेयर के बराबर हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरीके से आ गया। अच्छा जी, तो अब दूसरा जो एक चीज़ है आपके पास वो आ जाता है कि जी हम जैसे सर्किट एलिमेंट्स, वोल्टेज सोर्सेज, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज के केस में हमने साइन कन्वेंशन देखी थी। तो रेजिस्टर्स के केस में साइन कन्वेंशन क्या है? रेजिस्टर्स के केस में क्या है कि हमारे पास जो है ना पैसिव साइन कन्वेंशन ही जैसे इस्तेमाल हो रहा होता है। तो रेजिस्टर क्योंकि एक पैसिव एलिमेंट है, तो उसकी वजह से हमेशा जो है ना करंट इसके अंदर नॉर्मली पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर हो रहा होगा और नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा होगा, ठीक है। तो अगर पैसिव साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये पावर एब्जॉर्ब भी करेगा, रेजिस्टर कभी पावर जनरेट नहीं कर सकता, पैसिव एलिमेंट है। तो पावर एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या होगा कि जी करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर होगा और V इज़ इक्वल टू आई आर हमारे पास रिलेशन आ जाएगा।
तो इधर ये लिखते हैं कि वी मस्ट पे केयरफुल अटेंशन टू द करंट डायरेक्शन एंड वोल्टेज पोलैरिटी, जो कि मैंने अभी बता दिया आपको. द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द पोलैरिटी वी मस्ट कन्फर्म विद द पैसिव साइन कन्वेंशन, जो कि ये मैंने कह दिया कि आई जी प्लस से इंटर होगा. दिस इम्प्लाइज दैट करंट फ्लोज फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल इन ऑर्डर फॉर वी इज इक्वल टू आई आर. ठीक है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ही जाएगा. अगर जो है करंट मैं कहता हूँ इस तरीके से नहीं है बल्कि ये फ्लो कर रहा है, ठीक है, मैं कहता हूँ कि आई इस तरीके से फ्लो कर रहा है, तो अब मेरे पास क्या रिलेशन होगा? मेरे पास रिलेशन होगा V इज इक्वल टू माइनस आई आर. ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि रजिस्टर जो है वो एनर्जी सप्लाई नहीं कर सकता, तो मैं जो है यहाँ पे V इज इक्वल टू माइनस आई आर लिखूँगा अगर इस तरीके से होता है. ठीक है, तो ऑफ कोर्स जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे ना, तो हमेशा आपको सॉल्व करने के बाद यही पता चलेगा, ये कन्वेंशनल करंट के हिसाब से आएगी वैल्यू एम्पेयर के अंदर माइनस लेट से 5 एम्पेयर आ जाएगी, या कोई ऐसी वैल्यू आएगी कि ये ओवरऑल जो है ना, ये लॉ जो है ये वैलिड रहेगा आपके पास. तो ये हमारे पास जो है ना पैसिव साइन कन्वेंशन के हिसाब से आ गया. तो करंट अगर लोअर पोटेंशियल से हायर पे जा रहा है तो V इज़ इक्वल टू माइनस आई आर. ये पैसिव कंपोनेंट है, इसने हमेशा एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है, कभी भी इसने एनर्जी जो है वो सप्लाई नहीं करनी सर्किट को. और तो आपने जब भी सॉल्व करना है तो ये कन्वेंशन का इसमें ख्याल रखना है. अच्छा जी, तो अभी हमने काफ़ी चीज़ें देख ली. हमने ओहम्स लॉ देख लिया, उसकी कन्वेंशन देख ली, रेजिस्टेंस देख लिया, रेजिस्टिविटी का रिलेशन देख लिया क्या होता है मटेरियल्स के अंदर. तो उन सब के बाद अब हम जो है ना पहुँचे हैं कि जी ये ज़रा रजिस्टर जो हमारे पास है, रेजिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू जो है एक वाइड रेंज के अंदर चेंज हो सकती है. फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ीरो से लेके जो है ना इन्फिनिटी तक जा सकती है. ज़ीरो का क्या मतलब है कि कोई रेजिस्टेंस नहीं है टू फ्लो ऑफ करंट. ठीक है, इन्फिनिटी का क्या मतलब है कि इन्फिनिट रेजिस्टेंस है टू फ्लो ऑफ करंट. It is important that we consider two extreme possible values of R. An element with R equal to 0, जब ज़ीरो होगा तो उसको हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट. शॉर्ट सर्किट के केस में क्या होगा कि आपके पास रेजिस्टेंस ज़ीरो है, तो करंट जितना मर्ज़ी आपके पास होगा आई आर इज़ इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है, तो आई जितना भी है आर ज़ीरो है, मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ज़ीरो आ गया. तो अगर कहीं पे शॉर्ट सर्किट एग्जिस्ट कर रहा है दो कोई पॉइंट्स के बीच में, तो जब आप उसको सॉल्व करेंगे ना तो आपके पास वोल्टेज ड्रॉप ज़ीरो आएगा. इसका मतलब है कि जहाँ भी शॉर्ट सर्किट हो 0 वोल्ट्स ड्रॉप होंगे. ठीक है, दिस शोज दैट द वोल्टेज इज़ ज़ीरो बट द करंट कुड बी एनीथिंग. करंट अब कुछ भी हो सकता है इस केस में. करंट 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 10 एम्पेयर, कोई भी वैल्यू जो है ना शॉर्ट सर्किट के केस में जो है ना करंट की हो सकती है. In practice, a short circuit is usually a connecting wire assumed to be a perfect conductor. ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि प्रैक्टिकली इसको कंसिडर किया जाता है शॉर्ट सर्किट को कि ये कोई एक ना आइडियल किस्म की वायर लगी हुई है जो कि परफेक्ट कंडक्टर है, जिसकी रेजिस्टेंस ज़ीरो है. सुपर कंडक्टिव वाली ही एक तरह की बात हो रही है, लेकिन वो फिज़िकल एक चीज़ है, उसके बहुत इम्प्लीकेशंस, तो उसको नहीं इधर हम ऐसा कंसिडर करते. अ शॉर्ट सर्किट इज़ अ सर्किट एलिमेंट विद रेजिस्टेंस अप्रोचिंग ज़ीरो. तो अगर बिल्कुल ज़ीरो नहीं है, उसके करीब करीब भी बहुत पहुंची हुई है, तो रिलेटिव टर्म्स के अंदर हम उसको शॉर्ट सर्किट तकरीबन कह सकते हैं. अच्छा, सिमिलरली एन एलिमेंट आर इक्वल टू इन्फिनिटी इज़ नॉन एज एन ओपन सर्किट. अगर बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाए, मसलन कागज़ वगैरह जो है वो लगे हुए हैं, या हवा के अंदर आपने दो तारों के टर्मिनल पकड़े हुए हैं, ठीक है, तो हवा की बहुत ज़्यादा कोई रेजिस्टेंस है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपके पास जो है ना ओपन सर्किट एग्जिस्ट करेगा, जिसका मतलब है कि आई जो करंट होगा इज़ इक्वल टू लिमिट वी ओवर आर, आर अप्रोचेज इन्फिनिटी ज़ीरो के बराबर. तो उस केस में वोल्टेज आपके पास कुछ भी एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन करंट ओपन सर्किट में से ज़ीरो फ्लो करेगा, इंडिकेटिंग दैट द करंट इज़ ज़ीरो थ्रू द
although the voltage could be anything. Thus our open circuit is a circuit element with resistance approaching infinity. तो यहाँ पे उन्हीं दो केसेस के जो है ना एग्जांपल है कि जी शॉर्ट सर्किट ये है कि जहाँ पे आपने कोई एलिमेंट लगा ही नहीं है, ये तार है और उसको यहाँ से यहाँ कनेक्ट किया हुआ है। ओपन सर्किट के अंदर बीच में तार का कनेक्शन ही नहीं है, खुली हुई है, रास्ता खुला हुआ है, तो करंट ऑफ कोर्स वहाँ से फ्लो नहीं कर सकता, तो रेजिस्टेंस आपके पास इन्फिनिट है। ठीक है, तो ये जहाँ पे भी ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट होगा, तो इस तरीके से आप जो है रिप्रेजेंट उस चीज़ को कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा अभी जो है यहाँ पे हम प्रैक्टिकल केसेस के अंदर आ जाएं कि जी जो प्रैक्टिकली हमारे पास क्या होता है कि जो रजिस्टर इज़ आइदर फिक्स्ड और वेरिएबल, या तो हमारे पास एक फिक्स्ड वैल्यू का रजिस्टर होता है या वेरिएबल वैल्यू का रजिस्टर होता है। ज़्यादातर जो रजिस्टर्स जो कि फिक्स्ड होते हैं, ठीक है, मीनिंग देयर रेजिस्टेंस रिमेन कांस्टेंट। द टू कॉमन टाइप्स ऑफ फिक्स्ड रजिस्टर्स, वायर बाउंड एंड composition are shown in figure 2.3। ठीक है, तो यहाँ पे ये शो किया जा रहा है। इसके अंदर जो है ना ये हमारे पास है कंपोजिट जो है रजिस्टर हमारे पास ये वाला है। ठीक है, द कंपोजिट रजिस्टर्स आर यूज्ड व्हेन लार्ज रेजिस्टेंस इज़ नीडेड। जब बहुत ज़्यादा वैल्यू की आपको रेजिस्टेंस चाहिए ना, तो आप जो है ना ये कंपोजिट यूज़ करेंगे। इसके ऊपर यहाँ पे वैसे ये कलर में फिगर नहीं है, तो ये ऊपर ना कलर कोडिंग एक होती है, ये लैब में आई होप आपको बताते हैं, पर अगर नहीं बताते तो मैं कुछ ना कोई तरीका निकालूंगा नेक्स्ट टाइम आपको ना, कि ये कलर कोडिंग के लिए बाकायदा इसका ना एक पूरा मेथड होता है कि कोई भी रजिस्टर किसी भी वैल्यू का हो सकता है, तो ये जो चार इसके ऊपर स्ट्राइप्स होती हैं ना, उनकी बेसिस पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस क्या है। ठीक है, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बॉक्स आपको मिल जाते हैं, रेजिस्टेंस के चार्ट मिल जाएंगे, और हर चार्ट के अंदर जो है ना मुख्तलिफ वैल्यूज़ के रजिस्टर होंगे। आपने लैब के प्रोजेक्ट्स करने हो, बाकी चीज़ें करनी हो, तो आप वहाँ से उस वैल्यू का रजिस्टर निकाल के यूज़ कर सकते हैं। और ये जो ऊपर ये लाइंस वगैरह होती हैं ना, इनको कलर कोडिंग की होती है, उनको पढ़ के जो है ना आपको पता चल सकता है कि ये किस वैल्यू का रेजिस्टेंस है, कितनी टॉलरेंस है। तो ये मुझे याद दिलाइएगा, अगर पहले ही आपको बताया गया है तो भी मुझे बता दीजिएगा, ये प्री रिकॉर्डेड लेक्चर के बाद Q&A सेशन में। अच्छा, ये जो दूसरे वाला है ना, ये हमारे पास जो है इसकी रेजिस्टेंस कम होती है, और ये आमतौर पे हाई पावर रजिस्टर हमारे पास होता है। ठीक है, तो ये जैसे 25 वाट, तो इसमें से बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर सकता है बगैर प्रॉब्लम के। ये आमतौर पे इतना ज़्यादा करंट नहीं, ये बर्दाश्त कर सकते हैं 1/8 या 1/4 वाट। ठीक है, तो 1/4 वाट का, और ये कर सकता है 25 वाट का, 50 वाट के भी होते हैं। तो तो अगर तो आपने कोई ना हाई पावर एप्लीकेशन के लिए करना है तो ये वाले रजिस्टर्स यूज़ होंगे। तो अगर इतनी हाई पावर का नहीं है या करंट ज़्यादा नहीं फ़्लो करना बीच में से, तो ये वाला रजिस्टर आप यूज़ कर सकते होते हैं। ये चीज़ें लैब में आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चल जानी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि अब ये सारा ऑनलाइन ही चल रहा है, तो लेकिन कोई ना कोई तरीका निकालेंगे हम, या आपको लिस्ट ऑफ कुछ आइटम्स देंगे, वो लेके या कोई ना कोई एक आध असाइनमेंट, टेक होम असाइनमेंट टाइप बना देंगे कि जी रजिस्टर्स की, या मैं कोई फिगर्स वगैरह बनाऊंगा, आपको मेथड बताऊंगा, तो आप उसके बाद जो है वो बताएंगे कि जी ये रजिस्टर कितनी वैल्यू का है, ताकि प्रैक्टिस आपकी एटलीस्ट हो जाए। अच्छा, जो सेकंड हमारे पास रजिस्टर की कैटेगरी है वो है वेरिएबल रजिस्टर। इसमें क्या होता है कि आपके पास मैकेनिज़्म होता है कि आप उसकी एलिमेंट की रेजिस्टेंस को एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये आम तौर पे क्या होगा, लेट से आपके पास जो है एक ये इस तरीके से रजिस्टर का लगा हुआ है, तो आप क्या करते हैं, बीच में एक कोई स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट या वाइपर टाइप एक बना देते हैं, कि जो इसको पूरे को करने की बजाय जो है ना इन दो टर्मिनल्स के दरमियान में आप कनेक्ट कर देते हैं। लेट से बाकी सर्किट है, आप यूं कनेक्ट कर देते हैं, तो इससे क्या होगा कि ये जो अगला टर्मिनल ओपन छोड़ दिया, तो जितना भी करंट आपके पास फ्लो करना है वो यहाँ से इधर को मूव करेगा, इस तरफ को आगे ओपन सर्किट है। ठीक है,
ये ओपन सर्किट है, इधर से तो कोई करंट नहीं फ़्लो करना, सारा करंट इधर से फ़्लो करेगा। तो अब है कि जी इस पॉइंट को आप इधर ले जाएंगे तो ये एज शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं नज़र आ रही होगी। इसको आप जो है ये मूव इस तरीके से कर देंगे तो शॉर्ट के करीब चले गए, और नीचे की तरफ को मूव करते जाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी टिल इस पॉइंट पे मैक्सिमम रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो इसको जो है ना ये आप इसकी रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते होते हैं। उसके लिए ये थर्ड टर्मिनल होता है, ये जैसे ये वाला एक है ना ऐसा, तो इसमें ये 3 टर्मिनल हैं आपके पास। एक हो गया ये टर्मिनल है, एक ये टर्मिनल है, और एक ये है। ये डाटा शीट्स में देखना पड़ता है एक्चुअल कौन सा है। तो ये जो नॉब सी है ना इसको आप घुमाएंगे तो घुमाने के ऊपर ये ऊपर को या नीचे को मूव करेगा, रेजिस्टेंस चेंज होगी। तो एक ये तरीकाकार होता है। दूसरा एक जो है ये इस तरह के भी बने होते हैं। थर्ड एक और कैटेगरी होती है, यहाँ पे शो नहीं किया, ब्लू कलर के होते हैं, ठीक है, उनकी भी 3 पिन्ने होती हैं, और ऊपर इधर ना ये एक बना होता है, उसमें कट सा होता है, वो छोटा सा ये ब्लू कलर का होता है। तो उसमें आप ना इसको घुमाते रहते हैं तो रेजिस्टेंस चेंज होती है। तो ये आपके पास जो है ना वेरिएबल रजिस्टर्स की जो है ना ये टाइप्स वगैरह हैं। तो इसके अंदर जो है ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट होता है, ये भी मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकते हैं, हाई पावर के लिए, लो पावर के लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स। तो एक ये सिंबल यूज़ किया जाता है, दूसरा एक सिंबल इस तरीके से भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो सिंबल दोनों का एक ही मतलब है। तो आप इसमें भी जो है इस नोट को पकड़ें, इसको पकड़ें, यूज़ कर लें। या अगर आप कोई और चीज़ बनाना चाह रहे हैं, लेट्स से मैं कहता हूँ कि जी एक ऐसे लगा दिया और नीचे कुछ और लगा हुआ है और इसके साथ है, तो कॉम्प्लेक्स सर्किट भी बना सकते हैं इन सारों को इस्तेमाल करते हुए। इस केस में क्या होगा, इधर से ऊपर तक की रेजिस्टेंस को आप लेट्स से RA कह दें, इसकी नीचे वाली जो रेजिस्टेंस है वो RB है, और RT इज इक्वल टू RA प्लस RB, ठीक है, कि जब उसको कंस्ट्रक्ट किया टोटल ओवरऑल फिक्स्ड है। तो ये करके काफ़ी इस तरह की शायद प्रॉब्लम्स मेरे ख्याल में डेफिनेटली होंगी इसके एंड पे, तो हम उनको भी देखेंगे आगे जाके। अच्छा, उसके बाद अभी जब हम रजिस्टर्स के ऊपर ही हैं तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ये बता दें प्रैक्टिकल हिसाब से कि तमाम रजिस्टर्स जो है ना इन प्रिंसिपल ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करते, ठीक है। क्योंकि जो ओहम्स लॉ है ना वो मेटेलिक एलिमेंट्स के ऊपर और एक ख़ास जो है टेम्परेचर के ऊपर जो है उसने वैल्यूएट किया था। लेकिन उसके बाद हमने जब करना शुरू किया तो जो जहाँ पे तो ये लॉ को ओबे करता है तो उनको लीनियर रेजिस्टर्स कहते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि जैसे ये एक लाइन है, इधर वोल्टेज है, इधर करंट है, तो जैसे जैसे वोल्टेज आप बढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये वोल्टेज थी इतना करंट आ गया, ये वोल्टेज आई इतना करंट आ गया, तो ये आपके पास जो है ना प्रोपोर्शनली जो है आपके पास बढ़ रहा है। ये इसी तरीके से अगर आपके पास लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है तो ये लाइन इस तरह की होगी कि आप वोल्टेज जो है वो बढ़ाते हैं, थोड़ी सी वोल्टेज बढ़ाएंगे, नहीं ये आपके पास होगा हाई रेजिस्टेंस है, नहीं लो रेजिस्टेंस ही है। इसके अंदर जो है ना करंट आपके पास यहाँ से यहाँ चेंज होता है, तो उस केस में आपके पास वोल्टेज का बहुत ज़्यादा चेंज करना पड़ता है। दूसरे केस में यही लाइन आपके पास ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। इस केस में क्या होगा, ये सारे रजिस्टर ही हैं, लीनियर ही हैं। इस केस में है कि आप अच्छा खासा करंट चेंज हो जाता है, वोल्टेज पे बहुत कम फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो ये लो रेजिस्टेंस के केस में जो है ना स्लोप इसकी कम होगी, तो ये कम स्लोप वाला केस है इस तरह से। और हाई रेजिस्टेंस के केस में ये स्लोप ऊपर को होगी। तो ये ग्राफिकली भी ना काफ़ी चीज़ें ये देखी जा सकती हैं इसमें, लेकिन है कि ये लाइन सीधी होगी, स्ट्रेट लाइन होगी वोल्टेज और करंट के बीच में। तो इस तरह का जो रजिस्टर जो है ओहम्स लॉ को ओबे करेगा उसको लीनियर रजिस्टर कहते हैं। और अच्छा, अब यहाँ पे हुआ क्या कि जी ओहम ने लॉ बनाया और उसके हिसाब से आ गया कि जी लीनियर होना चाहिए।
बाद में पता चला कि हर जगह तो लीनियर नहीं है, टेम्परेचर चेंज करते रहें और चीज़ें होती हैं, और कुछ टेम्परेचर ना भी चेंज हो, वोल्टेज बहुत बढ़ा दें या करंट बहुत बढ़ा दें, तो उनके क्रॉस रिलेशन बड़ा अजीब अजीब सा आता रहता है। तो उन्होंने कहा अब यहाँ तो है कि जी ओहम्स लॉ की डेफिनेशन को चेंज किया जाए, ठीक है। या दूसरे अल्फाज में हम कह देंगे कि जी ये एक ऐसा एलिमेंट है कि जिसकी रेजिस्टेंस चेंज होती है, लेकिन ओहम्स लॉ सच है। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि जी यहाँ पे बजाय इसके कि जी ओहम्स लॉ से डेविएट किया, आप कहेंगे कि जी ये जो ओहम्स लॉ है ना, वो सच्चा है लेकिन रेजिस्टेंस चेंज होगी। रेजिस्टेंस पहले आपके पास लो थी, लो से हाई हो गई, और ये इस तरीके से कर्व चले गई, ठीक है। हर पॉइंट पे आपने निकालना है ना, तो आप स्लोप इसकी लेंगे इस पॉइंट के ऊपर, ये थोड़े से डिस्टेंस के, बल्कि नहीं, ये मैं यूँ बना लूँ, इधर स्लोप आप लेते हैं तो वो कुछ और है, इधर स्लोप आप लेते हैं वो कुछ और है, इधर स्लोप आप लेते हैं तो कुछ और है। तो हम कहेंगे कि जी ये वो एक एलिमेंट है ऐसा है जिसकी जो है ना नॉन लीनियर रजिस्टर है, इसकी रेजिस्टेंस चेंज हो रही है ओवर टाइम। इट्स IV ग्राफ स्ट्रेट लाइन, इसके अ नॉन लीनियर रजिस्टर does not obey Ohm's law. Its resistance varies with current and its IV characteristic is typically shown in ये जो B के अंदर है। Examples of devices with non-linear resistance are the light bulb and the diode. Diode है, ये आपने नहीं पढ़ा, लेकिन जो बिजली के बल्ब हैं वो एक non-linear resistors है। Although all practical resistors may exhibit non-linear behavior, ठीक है। आइडियल केस में ही कोई रजिस्टर कम्प्लीटली हर केस में ओहम्स लॉ ऑब्जर्व करता है, प्रैक्टिकली हमेशा कुछ ना कुछ डिविएशन एक्सट्रीम पॉइंट्स पे आपको मिलेगी उनमें से। लेकिन क्योंकि आप अभी बेसिक्स पढ़ रहे हैं, तो आपको उस कंफ्यूजन में डालने से बचाने के लिए बुक के अंदर क्या उन्होंने कहा कि जी जितने भी हम रेजिस्टिव एलिमेंट्स यूज़ करेंगे ना, वो सारे लीनियर हैं, ठीक है। तो ये मतलब बताना था कि कॉन्सेप्चुअली आपको पता हो कि बास रजिस्टर्स जो हैं वो नहीं इसको ओबे करते होते लीनियरिटी को, लेकिन बुक में आगे जाके सिर्फ अभी लीनियर ही रजिस्टर्स रहेंगे। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास क्या चीज़ आ गई, एक और जो क्वांटिटी जो यूज़ की जाती है रेजिस्टेंस के ऑपोजिट, उसको हम कहते हैं कंडक्टेंस, ठीक है। कंडक्टेंस जो है ना वो है रेसिप्रोकल टू द रेजिस्टेंस, वो बताता है कि जी किसी एलिमेंट की कितनी एबिलिटी है कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट को करने के लिए। तो ये जो कंडक्टेंस है ना, उसको लिखते हैं G के साथ, और वो बराबर होता है 1/रेजिस्टेंस, सिंपली इन्वर्ट करके। तो R हमारे पास था V/I, तो जो ये वाला है ये G हमारे पास हो जाएगा इसका इन्वर्स I/V, ठीक है। तो कंडक्टेंस को मेजर किया जाता है, ये मेजर करता है कि कितने अच्छे तरीके से कोई एलिमेंट जो है ना वो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करता है। तो कंडक्टेंस का यूनिट जो है वो है म्यू, ठीक है, MHO म्यू करके पढ़ते हैं। तो ये सिंपली जो है ओहम को उल्टा लिखा है OHM। तो बड़ा मतलब कि ज़बरदस्त इन्होंने जनाब यूज़ किया कि हर चीज़ को इन्वर्ट करते रहें। ये हुआ, इसको उसके ऑपोजिट कर दिया, ओहम OHM था, इन्होंने कहा MHO कर दें तो ये बन गया, स्पेल्ड बैकवर्ड्स है। और रेसिप्रोकल ओहम विद सिंबल, अच्छा, और सिंबल क्या इसका डाला होता है कि जी ओहम ऐसे था, तो इसके केस में उन्होंने कहा जी उल्टा कर दो, ठीक है, बड़ा ज़बरदस्त काम किया, द इन्वर्टेड ओमेगा। अच्छा, अब इंजीनियर्स जो हैं ये म्यू के यूनिट को भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते होते हैं, लेकिन जो प्रेफर किया जाता है ना यूनिट, जो कि इस बुक में भी यूज़ किया है, वो है सीमंस का, ठीक है, सीमंस, ये सीमंस कंपनी भी है। तो जो सीमन है ना, वो एक सीमन जो है आपके पास जैसे इधर लिखा है वो एक म्यू के बराबर है, इज़ इक्वल टू 1 एम्पेयर/वोल्ट, ठीक है। तो ये कंडक्टेंस के अंदर आपके पास जो है ना इस तरीके से आ गया। एंड दिस इज़ द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, इट इज़ मेजर्ड इन म्यूज़ और सीमंस। सीमंस के अंदर मेजर करें तो जो भी रेजिस्टेंस है, लेट से हमारे पास कोई रेजिस्टेंस आ रही है 10 ओहम है, तो हमारे पास जो है उसका G की वैल्यू आ जाएगी 0.1 सीमंस,
ठीक है, ये हम बाज़ औक़ात ये भी किया जाता है, इसको लिख लेते हैं 0.1 ओहम इनवर्स। ठीक है, तो सीमेंस भी लिख सकते हैं। वो सीमेंस का मसला क्या है, कैपिटल एस है, लेकिन वो कहीं पे ना तेज़ी में लिखते हुए पॉसिबल है कि वो कोई सेकंड समझ ले उसको, लेकिन कॉन्टेक्स्ट का पता होगा तो पता चल जाता है कि भाई ये किस चीज़ की बात हो रही है। तो ओहम इनवर्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, टाइम काफ़ी होता जा रहा है, इसको मुझे था कि ये ना बड़ा ड्राई किस्म के टॉपिक चल रहे हैं। अच्छा जी, कंडक्टेंस के साथ आगे क्या है, यहाँ पे वही एग्जांपल है कि जी 10 ओहम अगर आपके पास का रजिस्टर है, तो दूसरे अल्फाज में आपके पास कह सकते हैं 0.1 सीमेंस कंडक्टिविटी का जो है रजिस्टर है। तो एक ही रजिस्टर को आप कह सकते हैं कि जी ये 10 ओहम का है या 0.1 सीमेंस का है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, यूनिट्स के अंदर तो इतना वहाँ पे नहीं फ़र्क पड़ता। अच्छा, अब जो हमारे पास आम तौर पे रिलेशन था ना पावर डिसिपेशन निकालने का, जो कि आपने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था, तो वो हमारे पास था कि P इज़ इक्वल टू V टाइम्स I। पर हमें अब यहाँ पे पता चलता है कि जी V इज़ इक्वल टू IR। तो IR इधर प्लेस करेंगे तो हमारे पास पावर आ गई I²R। ठीक है, दूसरे अल्फाज में अगर यहाँ पे हम इसकी बजाय हम ये भी तो प्लेस कर सकते हैं कि I इज़ इक्वल टू V ओवर कैपिटल R। तो वो अगर यहाँ पे हम प्लेस करेंगे तो ये हमारे पास V²/R हो जाता है। तो ये सारे के सारे इसके करेक्ट रिलेशन है। I²R भी आप कह सकते हैं, V²/R भी कह सकते हैं। तमाम के केस में जो यूनिट आएगा वो आपके पास वाट का ही आएगा। द पावर डिसिपेशन बाय अ रजिस्टर में आल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ G। ठीक है, G के केस में क्या होगा कि अब G आपको पता है I इज़ इक्वल टू GB है, तो दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं V इज़ इक्वल टू I ओवर G। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है P इज़ इक्वल टू VI, I की जगह ये प्लेस कर दिया तो ये V²G हो गया। दूसरे केस में अगर यहाँ पे हम V की जगह I ओवर G प्लेस करते हैं तो ये रिलेशन आ गया। ठीक है, तो ये उसी के अल्टरनेटिव है। आमतौर पे वैसे रजिस्टर की वैल्यू यूज़ होती है, पर बाज़ एक्सट्रीम केसेस में जो है वो हम कंडक्टेंस की टर्म्स में भी लिखना पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद वी शुड नोट टू थिंग्स फ्रॉम इक्वेशन 2.10 एंड 2.11। इन दो इक्वेशन से हमें दो चीज़ें नोट करनी चाहिए। द पावर डिसिपेटेड इन अ रजिस्टर इज़ अ नॉन लीनियर फंक्शन ऑफ आइदर करंट और वोल्टेज। हमारे पास जो पावर डिसिपेशन होती है एक रजिस्टर के अंदर, वो लीनियरली नहीं होती करंट या वोल्टेज के साथ, बल्कि नॉन लीनियरली होती है। ठीक है, कि या तो I का स्क्वायर होगा या V का स्क्वायर होगा। ये R कांस्टेंट टर्म है ना, और G भी कांस्टेंट है। सिंस R एंड G आर पॉजिटिव क्वांटिटीज़, R कभी नेगेटिव नहीं हो सकता और G भी कभी नेगेटिव नहीं होता, एटलीस्ट फॉर एक्चुअल रजिस्टर्स। द पावर डिसिपेटेड इन अ रजिस्टर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। थस अ रजिस्टर ऑलवेज एब्जॉर्ब्स पावर फ्रॉम द सर्किट, कभी जनरेट नहीं करेगा। This confirms the idea that a resistor is a passive element incapable of generating energy. एनर्जी ये कभी जनरेट नहीं करेगा। रजिस्टर हमेशा एक पैसिव एलिमेंट है। अच्छा जी, अब इतना करने के बाद जो है ना, हम एक सिंपल एक दो एग्जांपल्स इधर देख लेते हैं, ताकि जो है ये कुछ ना कुछ हज़म हो जाए, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स और ड्राई टॉपिक्स आते हैं ना, तो उसके बाद एग्जांपल्स के अंदर ही जाके ना पता चलता है कि जी क्या एक्चुअली इसके अंदर हो रहा है। अच्छा, इसके लिए तो कैलकुलेटर की भी नहीं अब ज़रूरत। एक इलेक्ट्रिक आयरन, अच्छा जी, इस तरह है आपके पास, ड्रॉज 2 एम्पेयर, 2 एम्पेयर करंट है और 120 वोल्ट है। इसकी रेजिस्टेंस क्या है? तो ये तो कोई मसला नहीं, R इज़ इक्वल टू V ओवर I। ठीक है, तो 120/2
किया आपने तो ये आपके पास आ गया 60 ओहम। ठीक है, ये तो बड़ा ही कुछ सिंपल एक है। सेकंड केस में हाँ, अब ये कोई स्टेटमेंट आई, इस तरह की प्रॉब्लम ज़्यादा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इतनी सिंपल नहीं होगी। ये दो चीज़ें दी और निकालें। द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ टोस्टर इज़ एन इलेक्ट्रिक एलिमेंट और रजिस्टर that converts electrical energy to heat energy. How much current is drawn by a toaster with resistance 15 ohm? 15 ओहम आपके पास जो है उसकी रेजिस्टेंस है, और वोल्टेज जो है वो है 110 वोल्ट। ये यूएस वाला डाटा सारा यूज़ कर रहा है, इधर पाकिस्तान में तो 220 वोल्ट ही तकरीबन होगी। खैर वो एसी के साथ और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन चलें जो इसने वैल्यू दी है हम वही यूज़ करते हैं, आगे कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाते कि वोल्टेज कैसी है। तो पावर हमने निकालनी है, तो वो हमारे पास होगी V² ओवर आर। ठीक है, क्योंकि वोल्टेज इधर थी गिवन, अच्छा नहीं करंट पूछा, सॉरी मैं पावर निकालने आगे पहुंचा हूँ। करंट कितना ड्रॉ करेगा, तो करंट जो ड्रॉ करना है हमें पता है कि V इज़ इक्वल टू आई आर। तो आई हमने निकालना है, V ओवर आर होगा। V कितना है 110, आर कितना है 15, दो डिवाइड करेंगे, ये रिज़ल्ट निकला है 7.33 एम्पेयर। ठीक है, तो ये सेकंड वाले भी हमने देख लिया। अच्छा जी, अब ज़रा कोई सर्किट वगैरह आए हैं। In the circuit shown in figure 2.8, calculate the current I, the conductance G and the power। ओहो, इतना कुछ पूछ लिया। करंट I भी निकालें आपसे, कंडक्टेंस G भी निकालें और पावर P भी निकालें। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या है कि जी 30 वोल्ट है हमारे पास, तो एक ही एलिमेंट लगा है, तो ये 30 वोल्ट इसके क्रॉस आ गए, तो V इज़ इक्वल टू 30 वोल्ट्स और R इज़ इक्वल टू 5 किलो ओहम। तो I निकालना है, वो V ओवर R के बराबर होगा। ठीक है, तो वो हमारे पास आ जाएगा 30/5 क्रॉस 10 टू द पावर ऑफ 3 किलो को उसमें कन्वर्ट किया और दोबारा उसको आगे कर लिया, तो जी 6 मिली एम्पेयर आ गया। कंडक्टेंस निकालना है, इसका इन्वर्ट 5 किलो ओहम का इन्वर्ट आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.2 मिली सीमेंस। 5 इंटू 10⁻³ 1 ओवर आर इसको किया तो 0.2 मिली सीमेंस आ गया। उसके बाद पूछा है कि जी पावर निकालें, पावर कितने। तो पावर निकालने के लिए हमारे पास मल्टीपल तरीके हैं। V² ओवर आर से भी हम निकाल सकते हैं, VI से भी निकाल सकते हैं, जिस तरह से भी करना हो। तो यहाँ पे क्या किया उसने, कहा कि जी VI से निकालना है, तो वोल्टेज हमें निकाली थी, कितनी है 30 वोल्ट है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे करंट से जो हमने निकाला था, कहाँ निकाला था हमने, ये 6 मिली एम्पेयर, उससे मल्टीप्लाई किया तो 180 मिली वाट आ गया। अच्छा, वेरीफाई करने के लिए उसने कि जी हर तरीके से एक जैसे ही निकलता है। I² R उसने प्लेस किया, तो इसका स्क्वायर लेके इससे करेंगे, ये भी इतना आता है। और थर्ड केस में अगर जो है कंडक्टेंस से निकालते हैं तो भी रिज़ल्ट वही आता है। टाइम हो रहा है, लास्ट एक आध एग्जांपल मेरे ख्याल में, चलिए ये कर ही लेंगे, क्विकली मैं करता हूँ। यहाँ पे आ गया जी, सर्किट शोन इन फिगर, कैलकुलेट द वोल्टेज V एंड द कंडक्टेंस। ठीक है जी, अब मिली एम्पेयर में हमें करंट पता है 3 मिली एम्पेयर है, R हमें पता है 10K है, वोल्टेज पूछता है, तो V इज़ इक्वल टू IR 3 मिली इंटू 10K। अच्छा, इसमें मिली का यूनिट इसके किलो से कैंसिल, ये 10⁻³ होता है, 10⁻³ तो बाकी सिंपली आप 10 को 3 से करेंगे, 30 वोल्ट आ गया। सेकंड उसने पूछा कंडक्टेंस, तो G इज़ इक्वल टू 1 ओवर R, 1 ओवर 10K बनेगा 0.1 मिली सीमेंस। ठीक है, ये जिसको यहाँ पे उसने 100 माइक्रो सीमेंस लिख दिया, एक ही बात है।
उसके बाद हमारे पास आता है पावर। तो पावर जो है वो हमारे पास हो जाएगी, हमने करंट भी निकाल लिया था, वोल्टेज भी पता थी, तो वी पी इज़ इक्वल टू, हमें इधर साइन कन्वेंशन का इसलिए नहीं ज़रूरत पड़ी कि अच्छा ये देख लिया हमने कि पैसिव है, तो पी इज़ इक्वल टू वी आई इज़ इक्वल टू वोल्टेज कितनी थी 30, करंट कितना है 3 इंटू 10⁻³ मिली एम्पेयर है ना, तो ये हमारे पास बन जाएगा 90 मिली वाट, जो कि यहाँ पे, तो ये हमने तीनों चीज़ें जो है ना यहाँ पे निकाल ली, वैल्यूएट कर दी। क्विकली दो और हम देख लें। अब वोल्टेज सोर्स 20, हाँ ये ज़रा आए ना कोई काम की चीज़। अब वोल्टेज सोर्स ऑफ 20 साइन ऑफ पाई टी is connected across a 5 kilo ohm resistor. Find the current through the resistor and the power dissipated. अच्छा जी, अब यहाँ पे करंट निकालना तो हमें पता है I इज़ इक्वल टू वी ओवर आर का रिलेशन लिखा 20 साइन पाई टी है, और 5 किलो ओम का रेजिस्टर है, तो ये 5 किलो 20 से डिवाइड हो जाएगा, ये वेरिएबल चीज़ को तो नहीं इसने अफेक्ट करना, तो 4 साइन पाई टी मिली एम्पेयर, जो किलो था वो मिली में उसने कन्वर्ट कर दिया। फिर आगे पावर का पूछा है, तो पावर के अंदर क्या होगा, आई हमारे पास है 4 साइन पाई टी मिली, और वोल्टेज है 20 साइन पाई टी, तो 20 टाइम्स 4 80 हो गया, ठीक है, और साइन पाई टी को साइन पाई टी से मल्टीप्लाई किया साइन स्क्वायर पाई टी, मिली वाट के अंदर इतनी हमारे पास पावर आ गई। और इसमें कोई टाइम किसी पे पूछा नहीं है, तो वो ऐसा और कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये लास्ट देख लें, 1 घंटे से 1 मिनट से ऊपर हो गया। अ रजिस्टर एब्जॉर्ब्स एन इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ 30 cos स्क्वायर टी मिली वोल्ट। अच्छा जी, अब ये एक दूसरे एंगल से पूछ लिया इसने कहा जी कि 30 cos स्क्वायर टी जो है ना मिली वाट है, व्हेन कनेक्टेड टू अ वोल्टेज सोर्स 15 cos ऑफ टी से जब आप इसको कनेक्ट करते हैं तो उसमें क्या करंट निकालें। अब हमें पता है P इज़ इक्वल टू वी आई, ठीक है, तो जब I निकालना है, अब ये देख लें कि V और I के आपस में जो है एक पावर के साथ भी रिलेशन है और एक रजिस्टर के साथ भी है, तो हम दोनों को मतलब आहिस्ता आहिस्ता यूटिलाइज़ करेंगे। क्योंकि पावर गिवन थी तो हम यहाँ पर से करंट के लिए पावर का रिलेशन यूज़ कर रहे हैं, ये आ जाएगा P ओवर V, जिसका मतलब है 30 cos स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय 15 cos ऑफ टी, ये इसके स्क्वायर से कैंसिल हुआ, ये इसके साथ हुआ 2, तो ये हमारे पास आ गया 2 cos टी। यूनिट इसका था मिली वाट, उसका वोल्ट था, तो ये मिली एम्पेयर में आ गया। उसके बाद रजिस्टर की वैल्यू हमसे पूछिए क्या होगी, तो रजिस्टर जो है वो हमारे पास होता है V ओवर आई, तो V की वैल्यू यहाँ पर से अब मैं चलें लिख ही देता हूँ, 15 cos टी डिवाइडेड बाय 2 cos टी मिली एम्पेयर, ये वोल्ट में था, तो ये इधर से कैंसिल हो गया, मिली ऊपर जाके किलो में बन जाएगा, और 15/2 इज़ इक्वल टू 7.5 किलो ओम, ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वैल्यू आ गई इसकी रजिस्टर की, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है ना हमने जो है ये रेजिस्टिव एलिमेंट के रिलेशंस के थ्रू निकाल लिया। अच्छा, यहाँ तक अभी जो है ये लेक्चर मैं फ़िनिश कर रहा हूँ, तो कोई क्वेश्चन आपका है तो वो Q&A सेशन के अंदर आप लोग पूछ सकते हैं।